हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोहन अपनी पत्नी वंदना और अपनी बेटी रिया के साथ रहता है। मोहन अपनी पत्नी और बेटी को बिल्कुल भी नहीं मानता है और उनको हमेशा ही ताने देता रहता है। ऐसे ही एक दिन मोहन शाम को सुधा नाम की औरत के साथ मोहन घर आता है और अपनी पत्नी और बच्चों से बोलता है, तुम दोनों निकलो यहाँ से। अब मैं तुम दोनों को और इस घर में नहीं रख सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? हम आपका परिवार है, आप हमें ही घर से क्यों निकाल रहे हो? और ये औरत कौन है? आप इसे हमारे घर क्यों लेकर आए हो? ये मेरी पत्नी है। तुम माँ बेटी अब मेरे लिए मर चुके हो। मुझे अब तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अब से मेरा परिवार भी यही है और मेरा सब कुछ अब यही है। हम कहाँ जाएंगे? आपके सिवा हमारा है ही कौन? और ये तो हमारी बेटी है। हमारी बेटी के बारे में तो थोड़ा सोचो ना। एक बार में बात समझ नहीं आई क्या? अरे ना मेरी कोई बेटी है और ना ही कोई मेरी पत्नी है। अब मेरे लिए जो कुछ भी है वो बस यही है। तुम दोनों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो मेरे घर से। मोहन अपनी पत्नी और बेटी को घर से निकाल देता है और अपनी दूसरी बीवी के साथ रहने लग जाता है। वंदना और रिया अब बेसहारा हो जाते हैं। उनके पास ना ही घर होता है और ना ही पैसे होते हैं। वो दोनों मुश्किल घड़ी में बस यहाँ वहाँ भटकती रहती हैं। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। आज भी हम क्या भूखे ही रहने वाले हैं? नहीं मेरी बच्ची, ऐसे नहीं बोलते। और मैं हूं ना तेरी माँ तेरे साथ। हाँ, तू चिंता मत कर, आज हम खाना जरूर खाएंगे। लेकिन कैसे खाना खाएंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और बिना पैसे के तो हमें कोई भी खाना नहीं देने वाला है ना। फिर हम कैसे खाना खाएंगे? भूख के मारे तो मुझसे चला तक नहीं जा रहा है। बेटा, यही पास में एक मंदिर है, हम दोनों वही मंदिर में चलते हैं। वहाँ अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो आज तो तेरा पेट भर जाएगा ना। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है तुझे ऐसे देखकर। बस यही पास में ही मंदिर है, थोड़ी हिम्मत कर मेरी बच्ची। वंदना और रिया दोनों मंदिर जाते हैं। वहाँ उस रात रुकते हैं और लोगों से भीख में मिला खाना खाते हैं। लेकिन मंदिर का पुजारी भी उन्हें वहाँ से भगा देता है। माँ, अब कहाँ जाएंगे हम? अब तो हमें मंदिर के पुजारी जी ने भी भगा दिया है और आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है। अब हम क्या करें? बेटा, तू इतनी चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, यही रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ रुक सकते हैं। वहाँ कोई नहीं भगाएगा हमें। दोनों माँ बेटी इसी तरह अब रेलवे स्टेशन में जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और इनकी परेशानियां भी ऐसे ही चलती रहती हैं। कुछ दिनों बाद जब वो दोनों माँ बेटी रेलवे स्टेशन पर ही बैठी होती हैं, तभी वहाँ शारदा नाम की एक औरत आती है और उनसे बोलती है, अरे, मैं तुम दोनों माँ बेटी को काफी समय से देख रही हूँ। तुम क्या यहीं रहती हो? हाँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास ना कोई काम है और ना ही ठिकाना। तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पास एक काम है, अगर करोगी तो बताओ। मैडम जी, ये तो आप इतनी बात बोल दी, भला मुझे क्यों ही एतराज होगा आपकी बात से। मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और आप तो जैसे हम गरीब पर एहसान कर रही हो। मुझे बताइए क्या काम है, मैं सब काम करने को तैयार हूँ। शारदा वंदना को काम दिलवा देती है। वंदना भी खूब दिल लगाकर वहाँ काम करती है। धीरे धीरे 1 महीना हो जाता है और जब वंदना शारदा से पैसे लेने जाती है तो उसे शारदा कहीं नहीं मिलती। आसपास हर जगह देखती है लेकिन कहीं भी शारदा उसे नहीं मिलती है। वंदना रोते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और उसे बोलती है, उस औरत ने हमें धोखा दे दिया। उसने मुझसे पूरे 1 महीने काम करवाया और जब पैसे देने का समय आया तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। माँ, कोई बात नहीं, आप मत रो। हमने कुछ समय में ही बहुत कुछ देख लिया है और अब मुझे अच्छे से सबक मिल गया है कि हम किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं तो वो बस एक दूसरे पर। रिया और वंदना अब दोनों ही सोच समझ कर आगे बढ़ते हैं और सड़क पर ही अपनी एक झोपड़ी बनाते हैं जिसमें वो रहने लग जाते हैं। वंदना अब एक स्कूल में नौकरी करने लगती है। एक शाम जब वंदना घर आती है तो रिया उसे बोलती है, माँ, आज के खाने के लिए राशन बिल्कुल भी नहीं है और मैं दुकान पर राशन लेने गई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि पहले के पैसे देने हैं। कोई बात नहीं, मैं मंदिर से खाना ले आती हूँ। अभी जब मैं आ रही थी ना तो वहाँ खाना बट रहा था। वंदना मंदिर में खाना लेने जाती है लेकिन वहाँ पर खाना खत्म हो चुका होता है और फिर वंदना निराश होकर घर जाने लगती है।
मेरी बच्ची बेचारी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है कि मैं खाना लेकर आऊँगी, लेकिन मुझे तो खाना मिला ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? वंदना घर जाने लगती है। तभी वंदना की नज़र गीली घास पर जाती है। अरे हाँ, अगर राशन नहीं मिला, मंदिर में खाना नहीं मिला, तो ये गीली घास तो है ही, कम से कम पेट तो भर ही सकता है ना इस घास से। वंदना वो घास तोड़कर घर लेकर जाती है और उसे उबाल कर पीसने लगती है। ये देखकर रिया बोलती है, माँ आप क्या कर रही हो? घास क्यों पीस रही हो? इससे क्या होगा? कोई दवाई बना रही हो क्या? नहीं बेटा, मैं कुछ खाने के लिए ही बना रही हूँ, तू बस देखती जा। वंदना घास के पेस्ट में नमक और मिर्च मिलाकर उसकी रोटियां बनाती है और साथ में सब्जी चटनी भी बनाती है और इसी तरह वो पूरी तरह बस घास का ही खाना तैयार कर देती है। अरे वाह माँ, आपने तो घास से पूरा खाना बना दिया। दिखने में तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम खाकर तो देखो, ये खाना पक्का खाने में भी बहुत अच्छा होगा। मैं तो वैसे भी बहुत भूखी हूँ, मैं खाना शुरू कर रही हूँ, आप भी खाओ ना माँ। वंदना और रिया दोनों को ही घास का बना खाना बहुत अच्छा लगता है और अब ऐसे ही वो आए दिन अक्सर घास का बना खाना बनाते रहते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद एक संजय नाम का पर्यटक उनके घर आता है और तभी वो लोग खाना खा रहे होते हैं। वो एक्चुअली मैं यहाँ नया हूँ और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। आसपास कोई ढाबा भी नहीं है, अगर कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता। संजय की बात सुनकर वंदना उसे घास का खाना देती है जो कि संजय को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ये घास का खाना है। बहुत अच्छा है। देखना, मैं शहर जाऊंगा तो सबको बताऊंगा और मेरी मानो तो बेचना शुरू कर दो। हाँ माँ। आपका बनाया हुआ खाना सबको बहुत पसंद आने वाला है। वंदना अब घास की रोटी और खाना बेचने लगती है और उसे अंत में खूब प्रसिद्धि भी मिलती है। आंचल अपने बड़े भाई चंदन के साथ रहती है। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे, जिसके बाद चंदन ने ही अपनी बहन को संभाला। चंदन काफी अच्छा खाना बनाता था, जिस कारण उसने अपना छोटा ठेला खोला और खूब पैसे कमाकर अब अपना ढाबा खोला। ढाबे के जरिए वो अपना और अपनी बहन आंचल का पेट पालता है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता है। गुड़िया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये लो, तुम्हारे लिए मैंने ये नई फ्रॉक ली है और ये सुंदर सुंदर चूड़ियां भी। अरे वाह, ये कितनी सुंदर चूड़ियां हैं भैया, और ये फ्रॉक, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरी खुशी का कितना ख्याल रखते हो भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हो। और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है, मेरी छुटकी गुड़िया। हाँ भैया, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, जिंदगी भी और रिश्ते भी। आंचल को कॉलेज में भेजने के लिए चंदन ने अपनी पढ़ाई को त्याग दिया और आंचल को अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे मनीष से प्यार होता है और मनीष भी आंचल से प्यार कर बैठता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के संग शादी कर लेते हैं। और शादी होने के बाद अचानक से आंचल अमीर ससुराल में जाकर बदल जाती है। उसके सास ससुर बृजमोहन और राजेश्वरी उससे कहते हैं, तुम ठहरी एक गरीब ढाबे वाली की बहन, लेकिन हमारे बेटे की खुशी तुम में है, इसीलिए हम तुम्हें खुशी खुशी अपना रहे हैं। हाँ बहू, अब तुम एक अमीर घराने की बहू हो तो तुम्हें वैसे ही रहना होगा, समझ गई तुम? जी अम्मा, जी पापा जी, मैं आप दोनों को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। बहुत अच्छी बात है, फिर बाद में। आंचल, अब तुम्हें अपने उस गरीब भाई के साथ रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ मनीष, मुझे तो इस अमीरी वाली जिंदगी को ही जीना था हमेशा से, इसीलिए मैं अब अपने भैया से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहती हूँ। वेरी गुड। आंचल अपने भैया को भूल जाती है। वो उस तक पहुँचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी चमचमाती हुई कार में सवार होकर गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी वहां पर उसे चंदन देख लेता है। चंदन अपनी गुड़िया को देख खुशी से चहक उठता है। गुड़िया, मेरी गुड़िया रानी, यहाँ पर। गुड़िया, ये गुड़िया कैसी है रे तू? मेरी बच्ची। हटो यहाँ से, कौन हो तुम? और मैं तुम्हारी कोई गुड़िया वुड़िया नहीं हूँ, हटो, मुझसे दूर रहो। लेकिन गुड़िया, तू मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? मैं तेरा भैया हूँ चंदन। तुझे बचपन से पाला है मैंने प्यार से, तू मेरी गुड़िया है। तू अमीर ससुराल में जाने के बाद मुझे भूल कैसे सकती है? पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ
और दूसरी बात, अभी के अभी यहाँ से हट जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे मैं एक अमीर घराने की बहू हूँ और तुम एक दो कौड़ी के गरीब ढाबे वाले। तुम्हारी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरे सामने? हटो यहाँ से। गुड़िया, गुड़िया तू ऐसे कैसे बोल सकती है मुझे? अरे गुड़िया रुक तो गुड़िया। आंचल कार में बैठ जाती है और वहां से उसकी कार जाने लगती है। वहीं चंदन नंगे पांव उस कार के पीछे भागने लगता है। गुड़िया, गुड़िया, अरे गुड़िया रुक तो। ऐसे कैसे भूल सकती है मुझे तू? अमीर घराने में शादी कर लेने से तू मुझे भूल ही गई। इतनी आसानी से पराया कर दिया अपने भैया को। वो भैया जिसने तेरी खुशी के लिए अपनी हर एक खुशी को दांव पर लगा दिया, अपनी हर खुशी को मारा। ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया, ये तूने अच्छा नहीं किया गुड़िया। चंदन का दिल मानो पूरी तरह टूट चुका था। उसे हर समय बस रोना ही आ रहा था। आंचल की जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें काफी ज्यादा घमंड आ चुका था और वो गरीबों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती है। एक दिन जब उसके हाथों से महंगा वॉच टूट जाता है तब वो उस काम वाली को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। छोटी मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। ये वॉच ये मुझसे गलती से टूट गया है, मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसी गरीब काम वालियों को। अरे तुम पहले गलतियां करती हो और फिर बाद में कहती हो गलती से हुआ, जानबूझकर कुछ नहीं किया ये और वो। तुम जैसियों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आंचल बहू, अब चमेली कह रही है ना कि उससे ये वाली वॉच गलती से टूट गया है, तो जाने दो ना। नहीं माँ जी, आज अगर इसे हमने माफ कर दिया ना तो ये उस माफी का फायदा उठाकर और सर पर चढ़ जाएगी। ये एक लापरवाह काम वाली है, इसे तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से अभी के अभी। लेकिन छोटी मालकिन ऐसा मत कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मेरे लिए ये काम बहुत जरूरी है। मेरा पति नहीं है और मुझे अकेली पर ही अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी है। अपना ये फालतू का इमोशनल ड्रामा ना कहीं और जाकर सुनाओ, मुझे मत सुनाओ। चलो दफा हो जाओ अब यहाँ से और आइंदा से अपनी घटिया शक्ल लेकर चली मत आना यहाँ पर, बेवकूफ कहेंगी। आंचल उस काम वाली को वहां से निकाल देती है। इसी प्रकार दिन ब दिन वो और ज्यादा निर्दयी होती जाती है। वहीं चंदन अपने ढाबे में और भी अलग अलग और स्वादिष्ट व्यंजन बेचकर खूब तरक्की करने लगता है और अब वो गांव में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। एक दिन अचानक से आंचल का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका काफी खून लॉस हो जाता है और डॉक्टरों को खून की जरूरत होती है। हमें AB नेगेटिव ग्रुप की जरूरत है, वो कहीं मिल नहीं रहा है। अगर 1 घंटे के अंदर ही अंदर खून नहीं मिला तो पेशेंट की जान खतरे में भी जा सकती है। क्या? नहीं, आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं खून की व्यवस्था करता हूँ। मनीष को उस मुश्किल भरे समय में आंचल के बड़े भाई चंदन के सिवा और कोई नहीं सूझता है और वो उसे बुलाता है। चंदन और आंचल का ब्लड मैच करता है और वो उसे अपना खून दे देता है और आंचल की जान बच जाती है। और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाती है तभी ये सब जानने पर उसे काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया। अमीर होने के बाद मैं भूल गई कैसे आपने मुझे बचपन से संभाला, कैसे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं खलने दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया थे और हो हमेशा रहोगे। आज आपने फिर एक बार साबित कर दिया। कोई और होता तो वो मुझे खून भी नहीं देता, लेकिन आपने सारे गिले शिकवे को भुलाकर मुझे खून दिया और मेरी जान बचाई। धन्यवाद भैया। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया है उसके बदले मुझे माफ़ी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन तहे दिल से मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहती हूँ। अरे पगली चल, अब ज्यादा मत बोल। तू मेरी गुड़िया है और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गलतियां तो छोटे ही करते हैं, माफ करना बड़ों का काम होता है। मैंने तुझे माफ कर दिया गुड़िया। इस तरह अंत में चंदन और आंचल एक हो जाते हैं और आंचल को अपने गरीब भैया का मोल समझ में आ जाता है और वो दोनों खुशी से आगे का जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।